हेलो एवरीवन, मैं अनीता। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे। तो आज हम इस क्लास में जीके सेट की जो परीक्षा हुई थी 2025 में हिंदी की, तो उन प्रश्नों का हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने इससे पहले भी एक क्लास ली है जिसमें मैंने कुछ प्रश्नों का आपके सामने विस्तार से विश्लेषण किया है। तो आज मैं उससे आगे कंटिन्यू करूँगी। तो इस क्लास को देखने से पहले आप ज़रूर उस क्लास को देख लें। तो प्रश्न संख्या 8 क्या है? प्रेमचंद जी का कौन सा कहानी संग्रह जब्त कर लिया गया था? तो कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद जी का जब्त किया था? विकल्प डी, सोजे वतन। तो सोजे वतन प्रेमचंद जी का उर्दू कहानियों का संग्रह था। इसका प्रकाशन 1908 में ज़माना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ था। इसमें 5 कहानियाँ संकलित थी। कितनी कहानियाँ थी इसमें? 5 कहानियाँ थी। पहली कौन सी थी? इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन। दूसरी थी दुनिया का अनमोल रतन। तीसरी थी ये मेरा वतन है। और चौथी शेख मखमूर। और 5वीं सिले मातम। तो सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सेडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया था। तो जे प्रेमचंद जी ने अपना मूल नाम, जो उनका मूल नाम नवाब राय था, उस नाम से प्रकाशित की थी। तो ये प्रेमचंद जी के उर्दू कहानियों का एक संग्रह था। अब विकल्प ए जो है मानसरोवर। तो मानसरोवर भी प्रेमचंद जी की कहानियों का संग्रह है। इसमें एक प्रसिद्ध कहानी ईदगाह जो नेट के पाठ्यक्रम में भी लगी हुई है, वो छपी थी 1933 में। अब विकल्प बी सप्तसुमन। सप्तसरोज क्या थी? इसका प्रकाशन 1917 में हुआ था। ये भी प्रेमचंद जी के कहानी संग्रह था। सप्तसुमन, इसका प्रकाशन 1930 में हुआ था। ये भी प्रेमचंद जी के कहानियों का संग्रह था। अब प्रश्न संख्या 9 है, जयशंकर प्रसाद ने अपनी किस कहानी में दाम्पत्य प्रेम का उज्ज्वल रूप प्रस्तुत किया है? तो किस कहानी में किया है? विकल्प सी पुरस्कार में। तो देखते हैं पुरस्कार कहानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। और इसमें पात्र अरुण और मधुलिका के माध्यम से दाम्पत्य प्रेम का उज्ज्वल चित्र जो है वो जयशंकर ने प्रस्तुत किया है। और इसमें और भी अन्य पात्र हैं, नरेश, सेनापति आदि। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी 1911 में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और जयशंकर के कहानी संग्रह जो है छाया 1912 में प्रकाशित हुआ था। प्रतिध्वनि 1926 में प्रकाशित हुआ था। आकाशदीप 1928 में। और आंधी 1931 में। इंद्रजाल 1936 में। तो ये मैंने आपको जयशंकर प्रसाद के बारे में बताया। अब प्रश्न संख्या 10 है, आकाशदीप कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो आकाशदीप कहानी किस प्रकार की कहानी है? विकल्प बी भाव प्रधान कहानी। विकल्प बी भाव प्रधान। तो ये किसकी कहानी है? ये जयशंकर प्रसाद की कहानी है आकाशदीप, जो आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित थी। इसमें आकाशदीप कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ थी? 19 कहानियाँ थी। तो ये 1928 में प्रकाशित हुई थी आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की। तो ये भावदान कहानी थी। अब प्रश्न संख्या 11 है, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? विकल्प बी भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। अब विकल्प ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में हुआ था। ये एक महान साहित्यकार, पत्रकार और युग परिवर्तक थे। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने 17 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। उनके योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का जो दूसरा युग द्विवेदी युग के नाम पर, जो द्विवेदी युग था वो किसके नाम पर रखा था? वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा था, जिसका समय 1900 से 1920 तक कहलाता है। तो ये भाषा सुधारक और शुद्धिकरण पर क्या कहते, जोर देते थे। ये क्या थे? भाषा सुधारक थे और शुद्धिकरण पर जोर देते थे। 1903 में इन्होंने सरस्वती का संपादन संभाला था और 1920 तक इन्होंने लगातार सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, 17 वर्षों तक। तो अब विकल्प सी जो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने भी भारतीय नवजागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने विशेष रूप से समाज सुधार और आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई थी। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को समाप्त किया था, राजा राम मोहन राय ने। अब विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी।
हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ था। ये प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार थे। इनके देखो प्रसिद्ध निबंध जैसे कल्पलता, कुटज, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, बहुत सारे निबंध हैं इनके। तो ये क्या थे? प्रसिद्ध निबंधकार थे, आलोचक और उपन्यासकार थे। 1907 में इनका जन्म हुआ था। ये हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला भाषाओं का अध्ययन भी कर चुके थे। अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 12 है। अयोध्या प्रसाद खत्री के अनुसार निम्नलिखित से खड़ी बोली गद्य की शैली नहीं है। तो खड़ी बोली गद्य की कौन सी शैली जो है वो अयोध्या प्रसाद खत्री के अनुसार नहीं है। उन्होंने 5 शैलियाँ बताई थी। एक मौलवी शैली, विकल्प बी जो है अध्यापक शैली, ये उन्होंने नहीं बताई थी, ये मास्टर शैली थी। और विकल्प सी पंडित शैली, विकल्प डी मास्टर शैली, और एक और थी वो थी मुंशी शैली, मुंशी स्टाइल, मुंशी शैली कुछ भी कह सकते हैं हम। मौलवी शैली, मुंशी शैली, मास्टर शैली, पंडित शैली, और बस इतनी थी। अब प्रश्न संख्या 13 है। तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने क्या किया था? अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया था। अब प्रश्न संख्या 13 है। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की किस किताब पर पाबंदी लगा दी थी? तो किस पुस्तक पर लगाई थी? विकल्प डी हिंद स्वराज, हिंदी स्वराज पर ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की जो किताब थी उस पर पाबंदी लगा दी थी। तो ये भी क्या है? विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी, ये भी क्या है? ये भी गांधी जी की पुस्तकें हैं। अब विकल्प डी के बारे में जानते हैं। हिंद स्वराज जो 1909 में गुजराती में लिखी गई थी, जो एक संवाद रूप में है। और इसमें किस किस के संवाद मतलब बातचीत, इसमें पाठक और संवादक के बीच क्या हुई है? बातचीत हुई है। इस पुस्तक में उन्होंने पश्चिमी सभ्यता और ब्रिटिश शासन की आलोचना की है। इन्होंने विशेष रूप से किसकी आलोचना की थी? इसमें ब्रिटिश शासन की आलोचना की थी। अब प्रश्न संख्या 14 है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसको हिंदी में जाति प्रथा का विनाश का प्रकाशन वर्ष क्या है? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? जाति प्रथा का विनाश। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प डी 1936। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। इन्होंने विशेष रूप से दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। इनकी और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे भारत में जातियाँ और पेय की समस्या, शूद्र कौन थे, और इनकी जो प्रसिद्ध पत्रिका मूक नायक, और भी इनकी बहुत सारी पत्रिकाएं, समता, जनता, बहिष्कृत भारत। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए ज़रूरी हो जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 15 है। भारत के समाजवादी नेता थे। तो भारत के समाजवादी नेता कौन थे? विकल्प सी डॉक्टर राममनोहर लोहिया। कौन थे? विकल्प सी डॉक्टर राममनोहर लोहिया। अब प्रश्न संख्या 16 है। मार्क्सवाद का संबंध किससे है? तो हमने बताना था मार्क्सवाद का संबंध किससे है, तो वो विकल्प बी प्रगतिवाद से है। किससे है? विकल्प बी प्रगतिवाद से। तो मार्क्सवाद का संबंध कार्ल मार्क्स और उनके सहयोगी जो फ्रेडरिक एंगल्स थे, उन विचारों से था, जिन्होंने समाज और आर्थिक व्यवस्थाओं के विश्लेषण के लिए एक प्रणाली विकसित की थी। ये दर्शन मुख्य रूप से पूंजीवाद की आलोचना करता है। क्या था मार्क्सवाद दर्शन में? मार्क्सवाद दर्शन में मुख्य रूप से पूंजीवाद की आलोचना थी, जिसमें पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच संघर्ष था। क्या था? जिसमें पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच संघर्ष था। इसमें क्या दिखाया है? वर्ग संघर्ष दिखाया है। और अंततः इसमें क्या है? एक वर्गविहीन समाज के निर्माण की कल्पना की गई है। वर्गविहीन समाज के निर्माण की वकालत की गई है। अब प्रश्न संख्या 17 है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ को ये कर्तव्य सौंपा गया कि हिंदी भाषा का प्रसार, विकास और वृद्धि की जाए? तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया था? ये कहा गया था विकल्प सी अनुच्छेद 351 में। किस में कहा था ये? विकल्प सी अनुच्छेद 351 में। तो अब हम जानते हैं विकल्प ए में क्या कहा था। अनुच्छेद 343 में ये क्या थे? संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध थे। तो 343 में क्या था? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये किसमें था? 343 में कहा था। और 348 में क्या कहा था? जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी भाषा में ही होगी। तब तक क्या होगा? जब तक संसद विधि द्वारा उपबंध ना करे
तो तब तक क्या होगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की जो जितना भी कार्य होगा वो किस भाषा में होगा, अंग्रेजी भाषा में होगा। और 351 का मैंने बता दिया, यही हमारा प्रश्न भी था। अब विकल्प डी अनुच्छेद 353, तो ये कोई अनुच्छेद नहीं था, भाषा संबंधी संविधान में उपबंध कोई नहीं था। अब हम प्रश्न संख्या 18 के बारे में जानते हैं। विचारधारा का अंत के प्रतिपादक हैं। तो विचारधारा का अंत, इसके प्रतिपादक कौन है, ये क्या था, उत्तर आधुनिकतावाद की प्रमुख घोषणाएं थी। विचारधारा का अंत, तो ये किसका था, विकल्प सी डैनियल बेल का। किसका था, विकल्प सी डैनियल बेल का। अब विकल्प ए के बारे में जानते हैं, लाइन ट्रेलिंग। तो ये क्या थी, लाइन ट्रेलिंग किसके थे, उत्तर आधुनिकतावाद की प्रमुख घोषणा लाइन ट्रेलिंग। ये किसका, इनका क्या था, लेखक का अर्थ। लाइन ट्रेलिंग का क्या था, लेखक का अर्थ। और विकल्प बी जैक दरिदा, तो जैक दरिदा की क्या थी, मनुष्य की मृत्यु। और विकल्प डी रोला बार्थ, तो रोला बार्थ की क्या थी, लेखक की मृत्यु। तो ये मैंने आपको बता दिया उत्तर आधुनिकतावाद की प्रमुख घोषणाएं के बारे में। अब प्रश्न संख्या 19 है, धर्म अर्थ काम साहित्य और संस्कृति की मूल प्रेरणा कामवृत्ति है, किसका कथन है। तो ये किसका कथन था, विकल्प सी फ्राइड का। किसका कथन था, विकल्प सी फ्राइड का। अब विकल्प ए क्या है, अरस्तु। तो अरस्तु कौन थे, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्री थे, प्लेटो के शिष्य थे। और इनके प्रमुख ग्रंथ पेरिपोइथिकेस, काव्य शास्त्र, और भी इनके बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो इन्होंने यूनानी शब्द जो मिमेसिस था उसका हिंदी अनुवाद किस नाम से किया था, अनुकरण शब्द के नाम से किया था। और कथारेसिस का ब्रिज नाम से किया था इन्होंने। ये यूनानी शब्द कथारेसिस है, उसका हिंदी अनुवाद इन्होंने ब्रिज नाम से किया था, और मिमेसिस का अनुकरण नाम से किया था। तो ये मैंने आपको बताया अरस्तु के बारे में। अब यूंग के बारे में जानते हैं। तो यूंग कौन थे, यूंग के विचारों की विचारधारा विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान है, जो किसी व्यक्ति की मानसिक संरचना और विकास के अध्ययन पर केंद्रित है। अब एडलर, विकल्प डी, एडलर ने क्या किया था, हीन भावना की अवधारणा दी थी। एडलर कौन थे, ये भी मनोवैज्ञानिक थे, जो व्यक्तिगत मनोविज्ञान के संस्थापक थे। और इन्होंने हीन भावना को दूर करने के लिए इन्होंने कहा था कि लोग हीन भावना को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। अब प्रश्न संख्या 20 है, अस्तित्ववाद के प्रवर्तक। तो अस्तित्ववाद के प्रवर्तक कौन थे, विकल्प डी सैरन किर्केगार्ड। कौन थे, सैरन किर्केगार्ड। तो विकल्प ए कॉलरिज। तो कॉलरिज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज जो थे, इनका जन्म कब हुआ था, 1972 में हुआ था। और इनके जो प्रसिद्ध जो प्रमुख जो इनके मित्र थे वो कौन थे, वर्ड्सवर्थ से। कौन थे इनके मित्र, वर्ड्सवर्थ थे। इन्होंने सहलेखन में दोनों ने, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेंस नामक कविताओं का प्रथम संस्करण सन 1998 में प्रकाशित करवाया था। और कॉलरिज की जो अपनी रचनाएं थी, जो कॉलरिज ने स्वयं लिखी थी, उसका क्या नाम था, कॉलरिज का प्रमुख ग्रंथ क्या था, बायोग्राफिया लिटरेरिया। कॉलरिज का क्या था, बायोग्राफिया लिटरेरिया। और सहलेखन में जो लिखी थी वो लिरिकल बैलेंस थी। अब विकल्प बी जो है फ्राइड। तो फ्राइड कौन थे, जे इनका फ्राइड का पूरा नाम क्या था, फ्राइड जो थे कॉलरिज का क्या था, सैमुअल टेलर कॉलरिज। और इनका फ्राइड का क्या था, सिगमंड फ्राइड। क्या था इनका, सिगमंड फ्राइड। तो विकल्प सी जॉन गिलक्राइस्ट। तो जॉन गिलक्राइस्ट का पूरा नाम क्या था, जॉन वैथरिक गिलक्राइस्ट। ये एक भाषाविद थे। ये हिंदुस्तानी भाषा के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण शब्दकोश एवं व्याकरण की रचना करते थे। और इनको जो फोर्ट विले कॉलेज में हिंदुस्तानी विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे। और ये क्या थे, फोर्ट विले कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन, जॉन वैथरिक गिलक्राइस्ट। सैरन किर्केगार्ड के बारे में मैंने आपको बताया, जी अस्तित्ववाद के प्रवर्तक थे। अब प्रश्न संख्या 21 है, ये हमें मिलान पूछा था, हमने बताना था सही। तो जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद ये क्या है, ये इनके नाटक पूछे हैं। ये इधर रचनाकार हैं और ये इनके नाटक हैं। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक इसमें कौन सा है, विकल्प 4 जो है, जो 4 नंबर पे है, ध्रुव स्वामिनी। तो ध्रुव स्वामिनी तो पहले से ही सही हो जाता है। तो एक पे एक के साथ 4 कहाँ पर है, विकल्प कूट जो है वो ए में ही है। तो ए के साथ 4 कूट ए में ही है। तो फिर ख धर्मवीर भारती। तो ये हमें पता है, धर्मवीर भारती का गीति नाटक अंतयुग, तो ये भी ए में। तो हमें कूट 1 से ही सही हो जाते थे सारे। तो भारतेंदु का 3, बहादुर दशा, मोर राकेश का 2, आधे अधूरे। तो इसमें विकल्प ए जो है वो सही है।
अब प्रश्न संख्या 22 है, बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष बताइए। तो बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1974। ये एक समकालीन नाटक है। किसका है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का 1974 का 1974 का है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के और भी नाटक हैं, जैसे गरीबी हटाओ, लड़ाई, बकरी। तो अब हम प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। सिंदूर की होली की पात्र चंद्रकला किस मनोरोग से पीड़ित है? तो पहले सिंदूर की होली जो नाटक है ये किसका है? ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। तो ये हमें नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो इसमें जो मुख्य पात्र जो चंद्रकला है, सिंदूर की होली नाटक की मुख्य पात्र चंद्रकला किस मनोरोग से पीड़ित थी? हिस्टीरिया। किससे? हिस्टीरिया से। अब हम प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। यूरोपीय निबंध का जनक माना जाता है। तो यूरोपीय निबंध का जनक किसे माना जाता है? फ्रेंच विद्वान मार्टेन को। किसको? फ्रेंच विद्वान मार्टेन को माना जाता है यूरोपीय निबंधों का जनक। तो जो बेकन थे वो क्या थे? विकल्प ए बेकन। बेकन अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन को माना जाता है। तो अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार कौन थे? लॉर्ड बेकन थे। और यूरोपीय निबंधों का जनक किसे माना जाता है? फ्रेंच विद्वान मार्टेन को। तो लॉर्ड बेकन के विचार जो निबंधों का अनुवाद था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया था। अब हम प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध शिव शंभू की चिट्ठी में संकलित है? तो पहले हम शिव शंभू की चिट्ठी जो निबंध संग्रह है वो किसका है? वो है बाल मुकुंद गुप्त का। तो बाल मुकुंद गुप्त का जो शिव शंभू का चिट्ठी निबंध है, इसमें कितने निबंध हैं? 14। कितने हैं? 14 हैं। तो इसमें आशा का अंत, श्रीमान का स्वागत, पीछे मत फेंकिए, ये तीनों किसके? शिव शंभू की चिट्ठी के निबंध है। और इसमें स्वागत संभाषण नहीं था, ये विदाई संभाषण था। तो इसके लिए जो विकल्प सी है ये गलत हो जाता है। अब प्रश्न संख्या 25 है, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का पहला निबंधकार किसे स्वीकार किया है? तो किसे स्वीकार किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। विकल्प ए जो है वो सही है। विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट को किसने माना है? लक्ष्मी सागर बार्शीने ने। और विकल्प सी जो है प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र को किसने भी पहला निबंधकार नहीं मानना है। विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का पहला निबंधकार मानना है। अब प्रश्न संख्या हमारे सामने 27 है। निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसमें हमने मिलान करना था। तो कोट ए जो है वो क्या है? श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है? आलोचना ग्रंथ है, भोजराज का है। किसका है? भोजराज का है। तो वो कोट ए ही सही है इसमें। तो विकल्प जो इसमें बी है व्यक्ति विवेक। तो व्यक्ति विवेक किसकी रचना है? महिम भट्ट की। तो ये भी पहले में आ रहा है। चित्रमीमांसा किसकी है? 2 इसमें अप्पे दीक्षित की है और रसमंजरी भानुदत्त की। तो इस कारण हमारा कोट ए जो है वो सही हो जाता है। अब प्रश्न संख्या 28 है, आचार्यवर्त ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्यवर्त ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? वर्त मतलब वर्तमुनि। तो वर्तमुनि ने कितनी मानी है? 10 मानी है। कितने दोष माने हैं उन्होंने काव्य में? 10 माने हैं। अब हम जानते हैं वर्तमुनि के बारे में कि वर्तमुनि का जो ग्रंथ नाट्य शास्त्र था उसमें उन्होंने 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार माने हैं। क्या मानना है? 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार। अलंकारों के नाम क्या है? यमक, उपमा, रूपक और दीपक। क्या है? यमक, उपमा, रूपक और दीपक। अब प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन से आचार्य वत्सल्य को स्वतंत्र नहीं मानते? तो कौन से वत्सल्य को स्वतंत्र नहीं मानते हैं? विकल्प डी जगन्नाथ। कौन नहीं मानते हैं? विकल्प डी जगन्नाथ। तो वर्तमुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया था। तो विश्वनाथ ने एक और रस का उल्लेख किया था, वात्सल्य रस। तो मम्मट जो थे, विकल्प बी, मम्मट के ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश है। और अभिनव गुप्त, ये भी 9वीं शताब्दी के अभिनव गुप्त जो हैं ये भी क्या थे? बातें काव्य शास्त्री थे। किस आचार्य ने, प्रश्न संख्या 30, किस आचार्य ने साधारणीकरण के स्थान पर दोष दर्शन की स्थापना की? तो किसने की थी? ये भी विकल्प ए जगन्नाथ है। किसने की थी? विकल्प ए जगन्नाथ ने की थी। तो विकल्प बी विश्वनाथ जो हैं ये 14वीं शताब्दी के थे। तो इनके ग्रंथ का नाम साहित्य दर्पण ग्रंथ है। इनका ये प्रमुख ग्रंथ था। तो
विकल्प सी मम्मट, ये मैंने आपको बताया कि इनके ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश। भट्टनायक, तो ये भी विकल्प डी, इन्होंने साधारणीकरण की अवधारणा दी थी सर्वप्रथम। तो इन्होंने कहा था साधारणीकरण, विवाहवादी का साधारणीकरण होता है। और विश्वनाथ ने क्या कहा था? विश्वनाथ ने कहा था विवाहवादी का अपने पराये की भावना से मुक्त होना ही साधारणीकरण होता है। अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 31 है। कितनी प्रश्न संख्या हमारे सामने? 31। कौन सी रचना अरस्तु की नहीं है? तो अरस्तु की रचना जो नहीं है वो बताना था। विकल्प ए पेरीपोइटिकस, विकल्प सी रिटोरिक, विकल्प डी पॉलिटिक्स। ये तीनों जो है वो अरस्तु की रचनाएं। विकल्प बी आर्स पोइटिका, तो आर्स पोइटिका वो अरस्तु की रचनाएं नहीं है, ये किसकी? होरेस के क्लासिकल निबंधों का रूपांतरण था। अब प्रश्न संख्या 32 है। कालरीज के द्वारा प्रतिस्थापित गौण कल्पना को कहते हैं। तो कालरीज ने क्या किया था? कालरीज के अनुसार काव्य का सृजन का मूल आधार क्या था? कल्पना थी। क्या थी? कल्पना है। और कालरीज के अनुसार काव्य सृजन का मूल आधार कल्पना है, और कल्पना के दो भेद उन्होंने माने थे, गौण कल्पना और मुख्य कल्पना। तो उन्होंने मुख्य कल्पना और गौण कल्पना दो भेद माने थे। गौण कल्पना को क्या कहते हैं? गौण कल्पना को काव्यात्मक कल्पना कहते हैं। गौण कल्पना को क्या कहते हैं? इसे काव्यात्मक कल्पना कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 33 है। किसने ये दावा किया कि स्वच्छंदतावादियों की रचना प्रक्रिया भावों की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि भावों का दमन करती है? तो किसने कहा था ये कहा था विकल्प सी रिचर्ड ने। किसने कहा था? विकल्प सी रिचर्ड ने कहा था। अब प्रश्न संख्या 34 है। प्लेटो के सिद्धांतों की पाश्चात्य विद्वानों ने आलोचना की। उनके अनुसार प्लेटो क्या थे? तो प्लेटो क्या थे? गौर आदर्शवादी थे। क्या थे? गौर आदर्शवादी थे। प्रश्न संख्या 35 है। काल का डमरुनाद के रचयिता। तो काल का डमरुनाद जो काव्य कृति है ये किसकी है? विकल्प सी अज्ञेय की। अब प्रश्न संख्या 36 है। जिनेंद्र की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिनेंद्र की पहली कहानी का क्या नाम था। वो थी खेल। सर्वसम्मति से जो उनकी पहली कहानी थी वो खेल थी। 1928 में प्रकाशित हुई थी विशाल भारत। विकल्प बी जो है वो सही है। विशाल भारत पत्रिका में 1928 में उनकी खेल कहानी जो है वो प्रकाशित हुई थी। तो जिनेंद्र ने अपनी जो प्रथम कहानी वो किसे मानना है? जिनेंद्र ने अपनी पहली कहानी फोटोग्राफी माननी है। और विकल्प ए जो है सरस्वती, ये तो आपको पता है 1903 में प्रकाशित हुई थी। और विकल्प सी अभ्युदय 1907 में मदन मोहन मालवीय की। और विकल्प डी कल्पना 1949 की। अब प्रश्न संख्या 37 हो जाता है। लाल पान की बेगम कहानी की केंद्रीय स्त्री पात्र है। तो लाल पान की बेगम कहानी जो है उसकी केंद्रीय स्त्री पात्र कौन है? विरजू की माँ। तो विरजू की माँ जो है वो क्या है? लाल पान की बेगम कहानी की केंद्रीय पात्र है। और ये लाल पान की बेगम कहानी जो है वह है किसकी? विश्वनाथ रेणु की कहानी है। तो बिरजू की माँ को जो उनके गाँव के लोग थे वो उन्हें प्यार से ये नाम देते थे लाल पान की बेगम। उनका जो असली नाम था वो था बिरजू की माँ। तो अब प्रश्न ये विकल्प बी मखनी बुआ, विकल्प सी चंपिया, विकल्प डी जंगी की पतोहू, ये भी क्या है? ये भी लाल पान की बेगम कहानी के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 38। चीफ की दावत कहानी में श्यामनाथ का चरित्र किस प्रवृत्ति का था? तो किस प्रवृत्ति का था? विकल्प ए मिलनसार, विकल्प बी दयालु, विकल्प सी लालची, विकल्प डी अशांत। तो किस कहानी का पात्र था? किस प्रवृत्ति का था वो विकल्प सी लालची प्रवृत्ति का था। जी किसकी कहानी है? चीफ की दावत विषम सारणी की कहानी है। तो इस कहानी में विषम सारणी ने क्या किया है? आधुनिक मध्यवर्गीय समाज में बढ़ती अवसरवादिता, दिखावा और पारिवारिक मूल्यों के विघटन पर आधारित है ये कहानी। तो अब प्रश्न संख्या 39 हो जाती है। इनमें से कौन शेखर जोशी की कहानी कोशिका गढ़वाल का पात्र नहीं है? तो कौन नहीं है कोशिका गढ़वाल का पात्र जो शेखर जोशी की कहानी है? विकल्प ए भी है राम सिंह, विकल्प बी भी है गुसाई, विकल्प सी नहीं है कृष्णपाल, कृष्ण सिंह था, और विकल्प डी लक्ष्मा, ये भी तो है, ये तो मुख्य पात्र है। अब हम प्रश्न संख्या 40 पे चलते हैं। परिंदे कहानी की नायिका के संबंध में निम्नलिखित कथन है। तो परिंदे कहानी की नायिका कौन थी? परिंदे कहानी की नायिका कौन थी? लतिका। कौन थी? लतिका। तो उसके बारे में हमने बताना था। असत्य। तो हॉस्टल में मायूस माहौल में जीवन बिताती है। विकल्प ए ये सही है क्योंकि वो पूरी कहानी में मायूस माहौल में अपना जीवन बिताती है। विकल्प बी वह मृत की स्मृति में जीती है। तो वो कौन मृत था? वो कैप्टन गिरीश रस्तोगी था। तो उसकी स्मृति में वो जीती है, ये भी ठीक था।
विकल्प सी, ये असत्य है, वह अतीत को छोड़ भविष्य की ओर अग्रसर है। नहीं, वो अतीत को कहाँ छोड़ती है, वो कैप्टन गिरीश रस्तोगी जो उसका प्रेमी था उसको कहाँ भुला पाती है, वो आगे नहीं बढ़ती है। विकल्प डी, उसने कभी कैप्टन गिरीश से प्रेम किया था। हाँ, उसने किया था। ये विकल्प डी जो है वो सत्य है। इसमें असत्य कौन सा है, विकल्प सी, लतिका के बारे में। अब प्रश्न संख्या 41 है, भारतवासियों के दुर्भाग्य का चित्रण किस नाटक में हुआ था। तो वो किस में हुआ था, वार दुर्दशा जो नाटक किसका है, ये वार दुर्दशा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1880 में जो प्रकाशित हुआ था। तो इसमें क्या है, भारतवासियों के दुर्भाग्य का चित्रण है। तो ये 1880 में, इसको हम नाटक या रासक या लास्य रूप भी कहते हैं। तो इसमें क्या था, भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण और अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की है। तो अब विकल्प ए जो है जानकी मंगल। तो जानकी मंगल क्या था, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत नाटक था। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अभिनय किया था, लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। तो विकल्प बी जो है नहुष। तो नहुष किसका नाटक है, ये भारतेंदु के पिता गिरधरदास जिनका मूल नाम गोपाल चंद्र था उनके द्वारा रचित है नहुष। इसका प्रकाशन वर्ष 1859 को हुआ था। और विकल्प सी जो है श्री चंद्रवली। तो चंद्रवली क्या है, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का क्या है, नाटक है। इसमें वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण किया गया है। अब प्रश्न संख्या 42 है, जय शंकर प्रसाद द्वारा रचित अंतिम नाटक कौन सा है। तो हमने अंतिम नाटक बताना था, तो हम पहले इनके प्रकाशन वर्ष के बारे में जाने थे। तो ये विकल्प ए अजातशत्रु, विकल्प बी ध्रुवस्वामिनी, विकल्प सी चंद्रगुप्त और विकल्प डी स्कंदगुप्त। ये सारे नाटक किसके हैं, ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। इसमें विकल्प बी जो है ध्रुवस्वामिनी वो सही है, क्योंकि ध्रुवस्वामिनी नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1931 है। इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, इसमें किसका वर्णन है, शकों का आक्रमण है इसमें। तो इसका प्रकाशन 1933 है। ध्रुवस्वामिनी नाटक विशाखा के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। अब अजातशत्रु। तो अजात का शत्रु का प्रकाशन वर्ष 1922 है। इसमें 3 राज परिवारों का वर्णन है, मगध, कौशल और कौशंबी। तो इसमें मगध, कौशल और कौशंबी को केंद्र मानकर शासक जो थे वहाँ के, उनके महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। अब विकल्प सी चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का 1931 में प्रकाशित हुआ था। इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, अलेक्जेंडर का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सिल्यूकस का प्रभाव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। तो स्कंदगुप्त नाटक भी जयशंकर प्रसाद का 1928 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण है जहां आंतरिक कला संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी लक्ष्य के लक्षण प्रकट होने लगे थे। अब प्रश्न संख्या 43 है। क्या है प्रश्न संख्या 43 है, युगवाणी कविता में कवि का दृष्टिकोण किस विचारधारा से प्रभावित है। तो युगवाणी कविता किसकी है, युगवाणी कविता सुमित्रानंद पंत की कविता है। तो ये इसमें क्या है, इसमें विकल्प डी मार्क्सवाद दृष्टिकोण, जो मार्क्सवाद दृष्टिकोण था उसमें था वो सुमित्रानंद पंत की युगवाणी कविता में मार्क्सवादी दृष्टिकोण विचारधारा से प्रभावित था। अब प्रश्न संख्या 44 है, नई कविता वैविध्य जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है, ये कथन किसका है। तो ये किसका है, विकल्प बी मुक्तिबोध का है। अब प्रश्न संख्या 45 है, संशय की एक रात किसकी रचना है। तो ये विकल्प सी नरेश मेहता की। इसमें क्या इसमें इसकी क्या विषय वस्तु है, इसमें राम के मन में जो राम में जो अंतर्द्वंद चल रहा है उसके बारे में इसमें बताया हुआ है। प्रश्न संख्या 46 है, निसहाय हिंदू उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो निसहाय हिंदू है क्या, ये उपन्यास है, ये किसका है, निसहाय हिंदू, विकल्प सी राधाकृष्ण दास का उपन्यास है। और ये हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। ये गोवध निवारण के लिए लिखा गया है। और विकल्प ए श्रद्धाराम फ्लोरी। तो श्रद्धाराम फ्लोरी के उपन्यास का क्या नाम है, भाग्यवती, जिसका प्रकाशन वर्ष 1877 में हुआ था। अब विकल्प बी लाला श्रीनिवास दास। तो लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास का नाम परीक्षा गुरु है, जिसका प्रकाशन 1822 में हुआ था। और आचार्य शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। अब विकल्प डी जो है देवकीनंदन खत्री। तो देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। देवकीनंदन खत्री के प्रमुख उपन्यास हैं
चंद्रकांता, चंद्रकांता संति, चंद्रकांता का ही दूसरा भाग चंद्रकांता संति, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र बीन, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ। तो भूतनाथ जो था वो देवकीनंदन खत्री का अधूरा उपन्यास था जिसे उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। भूतनाथ के जो शेष भाग बचे थे उनको उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया था। अब प्रश्न संख्या 47 है, प्राणचंद्र चौहान कृत रामायण महानाटक का रचना वर्ष है। तो रामायण महानाटक का रचना वर्ष क्या है? विकल्प बी 1610। अब प्रश्न संख्या 48 है, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य किसका निबंध है? तो ये किसका निबंध है? विकल्प ए रामविलास शर्मा का। तो रामविलास शर्मा बहुत बड़े आलोचक और रचनाकार निबंधकार हुए हैं, उनके बहुत सारे निबंध हैं। तो स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य ये भी रामविलास शर्मा का ही निबंध है। तो विकल्प प्रश्न संख्या 49 है, रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पंक्ति में किसका समन्वय है? तो किसका समन्वय है? भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों का। विकल्प सी जो है वो सही है, भारतीय पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों का समन्वय जो है वो रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पंक्ति में है। अब प्रश्न संख्या 50 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की नहीं है? तो डॉक्टर शिवदान चौहान सिंह की कौन सी कृति नहीं है? साहित्य लोचन। तो साहित्य लोचन डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की कृति नहीं है। विकल्प ए प्रतिवाद भी डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की है। विकल्प बी साहित्य की पर, और विकल्प सी आलोचनाओं के मान भी डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की रचना है। तो अब प्रश्न संख्या हमारे सामने क्या है? 51। क्या है प्रश्न संख्या 51? तो 51 में क्या है? निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम। तो जो ग्रंथ हमें दिए गए हैं इनका हमने सही अनुक्रम बताना था। तो विकल्प ए काव्य अलंकार, विकल्प बी काव्य अलंकार सूत्र, विकल्प सी ध्वन्यालोक और विकल्प डी रस गंगाधर। तो इसमें जो काव्य अलंकार है वो सबसे पहले रहेगा क्योंकि ये 6वीं शताब्दी का है, ये भामा का ग्रंथ है। और काव्य अलंकार सूत्र ये उद्भट का है, ये 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है। और ध्वन्यालोक ये तो ध्वन्यालोक आनंद वर्धन का 10वीं शताब्दी का है। और रस गंगाधर ये पंडित जगन्नाथ का 7वीं शताब्दी का। तो इसमें विकल्प ए जो है वो सही हो जाता है। अब इसमें प्रश्न संख्या 52 से लेकर 56 तक क्या थे? निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्न संख्या के सही उत्तर दीजिए। तो इनको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप इन प्रश्नों को देख लीजिए और इससे जो पहली क्लास है उसको भी ज़रूर देखना। तो ये हमने प्रश्न संख्या 51 तक विस्तार से विश्लेषण किया है। तो आशा करते